हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़। तो आज हम लोग क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैं हूं जतिन और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लास्ट पार्ट में जो एसिमिलेटेड फूड था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एसिमिलेटेड फूड हमारे बॉडी में आ जाता है और वहाँ से हम लोग एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी से हम लोग अपने डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। और जैसे कि ग्रोथ या रिपेयर ऑफ बॉडी, ये सारे के सारे प्रोसेसेस आपके सेल्स में परफॉर्म होते हैं और विद द हेल्प ऑफ एसिमिलेटेड फूड, जो कि आपका एसिमिलेशन के बाद होता है। और एसिमिलेशन आपका डाइजेशन का एक प्रोसेस था। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब जो हमने फूड लिया उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर into the cells using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste products carbon dioxide and water from the body। मतलब ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और उसके बाद हमारे सेल्स में जाकर वो CO2 को रिलीज करता है और हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर जो फिगर है वहाँ पे देख सकते हैं, फूड ग्लूकोज की फॉर्म में सेल्स में गया और एटमॉस्फेयर से एयर गई, ऑक्सीजन जहाँ से हमें मिला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी हमें मिला। तो ये रही रिएक्शन। फूड प्लस ऑक्सीजन आपको क्या देता है, एक तो CO2 जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज हुई और H2O और एनर्जी। तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीजेज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये प्रोसेस आपका बॉडी के सेल्स में होता है जैसे एनर्जी रिलीज होती है और इसलिए इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। सबसे पहले ब्रीदिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वेरियाज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल्स वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रीदिंग में लंग्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन गया, और रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन गया, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है फूड के हेल्प से, जो एसिमिलेटेड फूड था। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोट है, रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल अपोजिट है। हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। सो जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के बाद वो किस तरीके से स्टोर होती है अभी हम वो पढ़ेंगे। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ बॉडी। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो हमारे सेल्स में, जो बॉडी के सेल्स है वहाँ पर ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब ये ATP क्या है, अभी हम ये देखते हैं। ATP इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये हाई एनर्जी कंटेंट है, मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और इसी की तरह एक और कंटेंट है एनर्जी का, ADP। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये लो एनर्जी कंटेंट है। आप लोग इनकी फुल फॉर्म्स को लर्न कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ इनके नाम पढ़े, फुल फॉर्म्स पढ़ी, ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं दोनों। सबसे पहला प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है, the energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate। जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो ATP मॉलिक्यूल्स को बनाती है। वो कैसे बनाती है, सेल्स के अंदर ADP मॉलिक्यूल होते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, जिनकी हेल्प से एनर्जी मतलब मिलकर ATP मॉलिक्यूल्स बनाती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं, ADP के साथ फॉस्फेट जड़ा, उसके बाद एनर्जी, तो क्या रिलीज हुआ, ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है सेल्स में। तो अभी सेकंड स्टेप क्या है,
व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, अब जब सेल को एनर्जी चाहिए होगी, वो जो एटीपी है वो वापस से टूट जाएगा और क्या दे देगा, एडीपी देगा, फॉस्फेट देगा और एनर्जी देगा। तो एनर्जी फिर से आपको मिल गई और एडीपी ये फिर आपका दोबारा से फर्स्ट स्टेप को रिपीट करके फिर से एटीपी को बना पाएगा जब एनर्जी आपकी रिलीज होगी सेलुलर रेस्पिरेशन से। सो ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहता है बॉडी में। नाउ द एनर्जी स्टोर्ड in ATP is used by the body cells for various purposes like contraction of muscles, conduction of nerve impulses, synthesis of proteins and many other activities related to the functioning of cells। जो ATP स्टोर हुई है मतलब कि एनर्जी की फॉर्म में, वो क्या क्या प्रोसेस कराती है यहाँ पे वो दिए गए हैं, आप इन्हें रीड कीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि ATP के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ATP is known as the energy currency of cells। ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स भी कहते हैं, मतलब ये एनर्जी रिच होते हैं इसलिए इन्हें एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कहा जाता है। सो अभी हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड टाइप एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट पहले हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो ये कहाँ पर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को इसी रीजन से पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। सबसे पहले आप ये देखिए ग्लूकोज है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है एज अ फूड। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। फिर ये पायरुवेट नाम का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट गया और साथ में क्या रिलीज हुआ, एनर्जी। अब आप लास्ट वाली लाइन को देखिएगा जहां पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग अभी एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं इसलिए आप इसे देखिए, इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो फिर क्या देगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर रिलीज कर देते हैं और साथ में वाटर एंड एनर्जी जो कि हमारे बॉडी में या सेल्स में स्टोर होती है। सेकेंड टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज ना हो, द रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर आप लोग ये दोनों देखिए, फर्स्ट और सेकंड जो इसकी एरोज है। ग्लूकोज पायरुवेट में टूटने के बाद सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एग्जांपल है यीस्ट का, वहां पे आपको क्या दे रहा है, वो इथेनॉल दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यह है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स। और सेकंड जो लाइन है वहां पर है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो, जैसे हमारे मसल सेल्स, तो वहां क्या देता है, लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में भी होता है हमारे। वी द ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, हमें एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हमारे बॉडी में परफॉर्म होता है, कहाँ पर, हमारे मसल्स में, जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तब, बिकॉज मसल्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। सो ऐसे टाइम पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है मसल्स में और वहाँ पर मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। ये मसल क्रैम्प्स की फोटोज हैं। वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स बाय, कैसे, हॉट मसाज, मतलब वाटर बाथ मसाज, इन सब से। सो अभी हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। तो कैसे कैसे करता है वो, सबसे पहले रूट से। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, प्लांट्स में जो रूट है वहाँ पर उनके साथ रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ जो आसपास एयर स्पेसेस है वहाँ से भी वो जो एयर आती है उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे प्लांट को सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन इन रूट्स परफॉर्म होता है, सॉइल पार्टिकल से एब्जॉर्ब करके थ्रू रूट हेयर्स फ्रॉम रूट से। और ये है रेस्पिरेशन इन स्टम्स। तो स्टम्स से कैसे, स्टम्स में जो बार्क होती है या तो उसकी जो छाल है, मतलब उसमें स्पेसिस होते हैं तो वहां से हो जाती है। या फिर जो खोखल होता है, मतलब पेड़ में जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं लेंटिसेल, तो वहां से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होता है। और एक है रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स में स्टोमेटा होता है। लास्ट पार्ट में मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप वहां पे देख सकते हैं कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा से। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में देखते हैं। एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, स्किन, गिल्स, ट्रैकिया और लंग्स। The rate of breathing in aquatic animals is much faster than in terrestrial animals।
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब जो लैंड एनिमल्स हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ज़्यादा है टेरेस्ट्रियल से, बिकॉज जो ऑक्सीजन वो लेते हैं वो वाटर में डिजॉल्व है, इस वजह से उनका रेट ज़्यादा है। फर्स्ट है रेस्पिरेशन इन अमीबा, जो हम पढ़ रहे हैं। अमीबा सिंपल डिफ्यूजन करता है गैसेस का ब्रीदिंग के लिए अपने बॉडी से। उसकी बॉडी ही एक ऐसी बॉडी है, मतलब इरेगुलर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेकंड, अर्थवॉर्म, जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में, वो अपनी मॉइस्ट स्किन से जो ऑक्सीजन है उसे इनटेक और मतलब CO2 को बाहर करता है। अभी ये देखिए, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, तो मॉइस्ट स्किन से अर्थवॉर्म। और फिशेस, फिश के पास क्या होता है, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम है गिल्स। वो वहां से क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं अपने माउथ से, और जो गिल्स है वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके वाटर को रिमूव कर देता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है, बाय लंग्स। ये तो हमें पता है कि लंग्स से होता है ह्यूमंस में रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी of an organism and air rich in carbon dioxide is expelled from the body with the help of breathing organs। मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और उसके बाद CO2 को बाहर छोड़ देना हेल्प ऑफ ऑर्गन से। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करना ब्रीदिंग में कहलाता है इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, और गिविंग आउट ऑफ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। मतलब CO2 को बाहर निकालना, जो CO2 रिच एयर है बॉडी में से उसे एक्सपेल आउट करना, उसे बाहर निकालने को एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमने अपना कंटिन्यू किया। अभी हम देखते हैं ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस है। आप देख सकते हैं इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, जो रिब केज है वो ऊपर की साइड जाता है इंस्पायरेशन में, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, और डायफ्राम डाउनवर्ड्स। और एक्सपायरेशन में बिल्कुल इसका अपोजिट, डायफ्राम अपवर्ड्स और जो रिब केज है वो बाहर की तरह, मतलब एक्सपेल आउट होता है नीचे की साइड, जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, एक्सपेल करते हैं। तो यह था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। सो एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन क्या होता है, ब्रेथ, मतलब कि एक ब्रेथ है, एक बार सांस अंदर लेना और एक बाहर छोड़ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, अभी हम इसे देखते हैं। जो मेन ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो क्या क्या हैं, नोज, नेजल पैसेज या फिर नेजल कैविटी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायाफ्राम। अभी देखते हैं हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से। यहाँ पे जो डायग्राम है वहाँ पे आपको नेजल पैसेज दिख रहा है, मतलब जहाँ से आप नोज से एयर अंदर लेते हैं। उसके बाद फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, मतलब आपका वॉइस बॉक्स और ये सब। फिर ट्रैकिया है जो कि आपका विंड पाइप है, वहाँ से एयर अंदर जाके आपके लंग्स तक पहुँचती है ब्रोंकाई की हेल्प से। उसके बाद लंग्स के अंदर आपका क्या होता है, आपके एल्वेलाई होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्वेलाई का स्ट्रक्चर बबल जैसा। ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज यही करते हैं। In the large animals, there is a blood circulatory system to carry oxygen to all the parts of the body quickly, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लार्ज एनिमल्स में, जिसमें ब्लड होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। और ब्लड में ऐसा क्या होता है, ब्लड में एक पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में लंग्स के द्वारा आपको भेजता है। अभी देखिए RBC, रेड ब्लड सेल्स, इन्हीं में हीमोग्लोबिन होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होता है, एवरेज, मतलब जो रेस्ट पर होता है ह्यूमन, 15 से 18 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग रेट है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल जो फॉर्मूला है वो है CO, जैसे CO2 होता है वैसे CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के संग बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है और हीमोग्लोबिन को रोकता है, मतलब ऑक्सीजन को वो बाइंड ना कर सके, जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं आता पूरी तरीके से और सडन डेथ हो सकती है। और ये कोल वगैरह के बर्निंग से प्रोड्यूस होती है। और इसी के साथ ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यानी कि पार्ट 4 में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम ला सकें। थैंक यू।